हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका फिर से हमारे चैनल ब्रिलियंस 53 में। तो हमने इसके प्रीवियस लेक्चर नंबर 20 में हमने प्रश्न नंबर 66 तक पढ़ा था, जिसमें अर्थशास्त्र की विभिन्न परिभाषाएं थी। विकास केंद्रित परिभाषाएं, आवश्यकता विहीनता संबंधी परिभाषाएं, आपका दुर्लभता या सीमित साधन संबंधी परिभाषाएं, कल्याण वेलफेयर रिलेटेड डेफिनेशन हमने पढ़ा था। चलिए आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग आगे से लघु उत्तरीय प्रश्न सामाजिक अध्ययन का पढ़ते हैं, जो डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। तो चलिए जल्दी से वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब अपने डीएलएड क्लासमेट्स के साथ शेयर कर दीजिए। और हमारे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक है, टेलीग्राम से जुड़ के वहाँ से आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। बाल विकास शिक्षण अधिगम, विज्ञान गणित और सीटेट का प्रिपरेशन का प्लेलिस्ट का लिंक है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ से जाके आप लोग देख सकते हैं। चलिए आज की इस क्लास को शुरू करते हैं। जिला प्रशासन का वर्णन कीजिए। ठीक है, आपको पता है जिला प्रशासन होता है, फिर राज्य प्रशासन होता है, ठीक है, केंद्र प्रशासन होता है। तो उसी प्रकार आपको जिला प्रशासन का वर्णन करना है। तो जिले का सर्वोच्च अधिकारी कौन होता है, जिले के प्रशासन में उसकी भूमिका का वर्णन कीजिए। तो देखिए जिला प्रशासन, ठीक है, तो जिला प्रशासन देखिए, जिला देश में प्रशासनिक संगठन की अत्यधिक महत्वपूर्ण कड़ी है। ठीक, देश भर में लगभग 640 जिले हैं। तो पूरे भारत में 640 जिले हैं लगभग, जिनका निर्माण भौगोलिक निरंतरता एवं प्रशासन में सुविधा हेतु किया गया है। वे गांवों, शहरों और नगरों व राज्यों को राजधानी से जोड़ते हैं। ठीक है, आपको पता है हर एक जिला से क्या होता है, आपका मंडल, राजधानी, ठीक है, देश की राजधानी, राज्य की राजधानी से होकर वहाँ से आपके मार्ग जाते हैं। तो एक प्रशासनिक इकाई है। ठीक है, क्या है, एक प्रशासनिक इकाई है। प्रशासनिक इकाई है। ठीक, प्रशासनिक इकाई के रूप में इसमें राज्य के समस्त सरकारी विभागों के अधिकारी रहते हैं, उपस्थित होते हैं, जैसा कि जिला मजिस्ट्रेट। तो देखिए जिला में कौन कौन से अधिकारी होते हैं। देखिए जिला मजिस्ट्रेट, पुलिस अधीक्षक, ठीक है, ठीक है, क्या कहेंगे, पुलिस अधीक्षक को क्या कहेंगे, पुलिस इंस्पेक्टर, ठीक है। तो पुलिस अधीक्षक, जिला स्वास्थ्य अधिकारी, जिला शिक्षा अधिकारी, कार्यकारी अभियंता, अभियंता मतलब इंजीनियर होता है। तो जिलों को आगे तहसील अथवा सब डिवीज़न और गांवों में विभक्त किया जाता है। तो जिला में क्या होते हैं, तहसील होते हैं, और तहसील को सब डिवीज़न भी कह सकते हैं, क्योंकि क्या जिले का ही क्या है, वो सब डिवीज़न है, उपभाग है। और उसके बाद क्या होता है, तहसील, विभिन्न बहुत सारे, एक तहसील में क्या होते हैं, कुछ गांव होते हैं। ठीक है, राज्य में प्रशासन संचालन, विकास कार्यों और योजनाओं को पूरा करने में कार्य जिला स्तर पर किए जाते हैं। ठीक है, स्थानीय स्वायत्त सरकारी हेतु त्रिस्तरीय ढांचे का प्रावधान किया गया है, जिसके शीर्ष पर जिले हैं। जिले का प्रशासनिक नियंत्रण जिला अधिकारी, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के प्रशासन में होता है। ठीक है, तो जिला का सर्वोच्च अधिकारी डीएम होता है, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट होता है, जिलाधिकारी होता है, जिसे भिन्न भिन्न राज्यों में अलग अलग नाम से जाना जाता है। ठीक है, जैसे जिलाधिकारी, डिप्टी कमिश्नर, ठीक है, भिन्न भिन्न राज्यों में क्या होता है, जिलाधिकारी को भिन्न भिन्न नामों से जानते हैं। एक होता है जिलाधिकारी, दूसरे राज्यों में डिप्टी कमिश्नर, कलेक्टर। ठीक है, आपने सुना होगा कि अरे वो कलेक्टर साहब आ रहे हैं, डिप्टी कमिश्नर हैं, जिलाधिकारी हैं। ठीक है, ये अधिकारी या तो आईएएस होते हैं, ठीक है, जो यूपीएससी का एग्ज़ाम देता है, अगर उसका रैंक आईएएस वाले कैटेगरी में आता है तो वो आईएएस बनता है। ठीक है, तो डायरेक्ट इसी पोस्ट पे होता है। ठीक है, या तो आईएएस वाले होते हैं या राज्य लोक सेवा आयोग वाले होते हैं, यानी कि या तो आईएएस होते हैं या तो पीसीएस वाले होते हैं। ठीक है, क्या होते हैं, वहीं से संबद्ध होते हैं। उसका कार्य जिला के प्रशासन की देखभाल करना है। वह कानूनों को लागू करता है तथा कानून व्यवस्था को बनाए रखता है। ठीक है, यानी कि जिले का कानून से रिलेटेड जो भी इश्यूज होगा, वो सबसे बड़ा अधिकारी, जिले का कानून अधिकारी क्या होगा, आपका डीएम होगा। पूरे जिले का सर्वा आपका डीएम होता है।
कानून व्यवस्था को बनाए रखता है। उसे जनता की शिकायतों को मौके पर ही दूर करने का अधिकार है, यानी कि जिलाधिकारी के पास जनता का कोई भी प्रॉब्लम है उसे सॉल्व करना परम कर्तव्य है उसका और प्रशासनिक ड्यूटी है उसका। वह स्वास्थ्य विभाग, पुलिस, शिक्षा, सिंचाई आदि विभागों से सामंजस्य रखता है। ठीक है। लोक निर्माण, शिक्षा, स्वास्थ्य जैसे विभागों के अधिकारी जिलाधीश की देखरेख में ही कार्य करते हैं। ठीक है। तो इस प्रकार आपका देखिए ये प्रश्न पूछा गया था सामाजिक अध्ययन में 2019 के प्रश्न पत्र में पूछा गया था। तो ये 5वां प्रश्न पत्र है। तो जल्दी से जो भी इस चैनल को पहली बार देख रहे हैं लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिए। प्रश्न नंबर 68 देखिए, रेल यातायात से आप क्या समझते हैं, इसका वर्गीकरण कीजिए। आपको पता है हमारे देश का जो रेल यातायात है बहुत लंबा है। तो भारत के परिवहन साधनों में से रेलों का विशेष महत्व माना जाता है। देश के दूरस्थ क्षेत्रों में बसे नागरिकों को एक दूसरे के निकट लाने, व्यापार, देशाटन, ठीक है, तीर्थयात्रा, धार्मिक स्थलों की यात्रा तथा शिक्षा दीक्षा के अवसर प्रदान करने एवं यात्री परिवहन में रेलों का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। ठीक है। आपको पता है कि रेल के माध्यम से हमारे पूरे देश में लोग क्या करते हैं, कुछ जॉब पे जाते हैं, कुछ पढ़ने जाते हैं, ठीक है, कुछ बाहर कमाने जाते हैं। तो सब लोग क्या होते हैं, रेल के माध्यम से जाते हैं, क्योंकि रेल हमारे देश में क्या है, सस्ता है और हमारे देश के लोगों के पास प्रति व्यक्ति आय भी क्या है, कम होने की वजह से लोग क्या करते हैं, रेल से भी साधन करते हैं। उसमें भी विभिन्न कैटेगरियाँ होती हैं, AC भी होता है, कुछ स्लीपर, कुछ जनरल के डिब्बे। उसी प्रकार शिक्षा के या एग्ज़ाम भी बच्चे क्या होते हैं, रेल से देने जाते हैं। तो आपका जो ट्रेन से बहुत फ़ायदा है हमारे देश को। तो भारतीय रेल आपका देखिए भारतीय रेल को कितने जोन में बांटा गया है। ठीक है। मैंने आपको सारा इसके प्रीवियस वीडियोज़ में है, प्रीवियस 14 या 15वें लेक्चर में होगा। ठीक है। उसमें सारा जो भी रेल का कितने कटिबंध जोन बांटे गए हैं पूरे भारत में, नॉर्थ ईस्ट रेलवे हो गया या ईस्ट रेलवे हो गया, कोई भी रेलवे हो गया, जितने 2 या 3 जोन हैं उसका वीडियो हमने डाल दिया अपने इस चैनल पे, तो जाके वहाँ से आप लोग देख सकते हैं। तो भारतीय रेल व्यवस्था एशिया में प्रथम एवं विश्व में, तो भारतीय रेल व्यवस्था हमारा पूरा एशिया महाद्वीप में पहले पे आता है और पूरे विश्व में चतुर्थ स्थान रखती है। भारतीय रेल विभाग में लगभग 16 लाख व्यक्ति कार्यरत हैं। ठीक है। एग्जैक्ट नहीं पता है, लगभग 16 लाख लोग क्या हैं, कर्मचारी हैं, तथा इसके पास लगभग 40,000 करोड़ रुपए की परिसंपत्तियां हैं। ठीक है। यानी कि 16 लाख लोग कार्यरत हैं और 40,000 करोड़ रुपए की क्या है, परिसंपत्तियां हैं। भारत में रेलों की कुल लंबाई 68,400 किलोमीटर है। ठीक है। आपको क्या याद रखना है कि 16 लाख लोग कार्यरत हैं। ठीक है। 40,000 करोड़ रुपया इसका क्या है, संपत्ति है। अब भारत में रेलों की कुल लंबाई 68,400 है। इस समय भारत में तेज गति से चलने वाली वंदे मातरम एक्सप्रेस है। ठीक है। जो राजधानी एक्सप्रेस तथा गतिमान एक्सप्रेस से भी अधिक चाल से चलती है। तो भारत में सबसे तेज चलने वाली ट्रेन क्या है, वंदे मातरम या वंदे भारत एक्सप्रेस है, जो राजधानी एक्सप्रेस और गतिमान एक्सप्रेस से भी क्या है, तेज चलती है। तो भारतीय रेल का वर्गीकरण आप लोग भारतीय रेल से समझ गए। अब इसका वर्गीकरण देखिए। तो भारतीय रेल यातायात का वर्गीकरण, बड़ी लाइन होती है। तो इस रेल मार्ग की चौड़ाई 1676 मीटर होती है। तेज रफ्तार वाली गाड़ियों हेतु यह लाइन बनाई गई है। तो जो भी गाड़ियाँ ट्रेन होती हैं, जैसे वंदे मातरम हो गया या राजधानी एक्सप्रेस या गतिशील एक्सप्रेस हो गया, ये सब बड़ी लाइन पे चलती हैं। ठीक है। और इसकी चौड़ाई, रेल मार्ग की चौड़ाई 1676 मीटर होती है। वर्तमान में इस रेल मार्ग की लंबाई लगभग 44,380 किलोमीटर है। ठीक है। दूसरा आपका मीटर लाइन, तो इस रेलगाड़ी की पटरियों की परस्पर दूरी 1 मीटर की होती है। ठीक है। वर्तमान में भारत में मीटर लाइन 15,013 किलोमीटर लंबी है। ठीक है। तो मीटर लाइन आपका 15,013 किलोमीटर लंबी है। बड़ी लाइन आपका 44,380 है। यानी कि बड़ी लाइन वाली जो रेल की पटरियाँ हैं 44,380 ज़्यादा हैं और मीटर लाइन उससे कम है। अब छोटी लाइन देखिए। तो छोटी लाइन तीसरा आपका हो जाएगा भारतीय रेल का वर्गीकरण में। देखिए बड़ी लाइन, फिर
मीटर वाली लाइन, 1 मीटर वाली लाइन, उसके बाद छोटी लाइन। तो इस रेल मार्ग में पटरियों के मध्य की दूरी 0.762 मीटर होती है। ठीक है, भारत में 3363 किलोमीटर लंबी छोटी लाइन है। ठीक है, तो 3363 किलोमीटर छोटी लाइन है। यह रेल लाइन प्रमुखतया पहाड़ी भागों तक ही सीमित है। ठीक है, तो पहाड़ी भाग में क्या होती है, छोटी लाइन होती है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए क्या हो जाएगा। प्रश्न नंबर 69 है, राष्ट्रीय आय क्या है, परिभाषा द्वारा स्पष्ट की जाए। ये प्रश्न 2019 के प्रश्न पत्र एग्जाम में पूछा गया है। तो राष्ट्रीय आय का अभिप्राय, मीनिंग ऑफ नेशनल इनकम। देखिए, जिस प्रकार हमारे परिवार की आय होती है, ठीक है, उसी प्रकार हमारे देश का भी आय होता है। सो कुछ टैक्स से आता है, कुछ कृषि से आता है, कुछ कारपोरेट विभाग से आता है। ठीक है, तो विभिन्न विभागों से क्या होता है, सरकार को टैक्स जाता है और उसके बाद क्या आता है, पूरे देश का नेशनल इनकम काउंट किया जाता है। तो हमारे देश में राष्ट्रीय आय की गणना सर्वप्रथम कब हुई थी, तो हमारे देश में नेशनल इनकम की गणना 1867-68 के लिए भारतीय अर्थशास्त्री दादा भाई नौरोजी ने की थी। तो ये देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि हमारे देश में सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय की गणना 1867-68 में भारत के जो इकोनॉमिस्ट थे दादा भाई नौरोजी, उन्होंने सर्वप्रथम 1867-68 में किया था। तो किसी देश के उत्पादन साधनों द्वारा, ठीक है, तो हमारे देश में जो भी साधन पैदा हो रहे हैं, उत्पादित हो रहे हैं, उसके द्वारा किसी वर्ष में, तो किसी भी वित्तीय वर्ष में उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं, ठीक है, गुड्स एंड सर्विसेज, गुड्स मतलब क्या हो गई, वस्तुएं हो गई, और सर्विसेज हो गई अलग से, ठीक है, के भौतिक मूल्य को, ठीक है, के भौतिक मूल्य को, जैसे आपका 2 रुपया, 10 रुपया, 10 लाख, 50, ऐसे भौतिक मूल्यों को क्या कहते हैं, राष्ट्रीय आय कहा जाता है। यानी कि किसी भी देश में एक वित्तीय वर्ष में कितने वस्तु और सेवा उत्पादन हुए, उसका फिजिकल वैल्यू कितना है, पैसे के रूप में वैल्यू कितना है, उसी को क्या कहते हैं, राष्ट्रीय आय कहा जाता है। अनेक अर्थशास्त्रियों ने राष्ट्रीय आय को परिभाषित किया है, किंतु इसके अभिप्राय को लेकर अर्थशास्त्री एक मत नहीं है। ठीक है, ये विभिन्न अर्थशास्त्रियों में विभिन्न मत है। इसकी परिभाषाएं, मार्शल के अनुसार देश के प्राकृतिक साधनों पर श्रम तथा पूंजी द्वारा कार्य करने पर प्रतिवर्ष विभिन्न भौतिक एवं अभौतिक वस्तुओं और सेवाओं का जो उत्पादन होता है, उन सभी के शुद्ध योग को देश की वास्तविक शुद्ध वार्षिक आय अथवा राष्ट्रीय लाभांश कहते हैं। तो मार्शल के अनुसार हो गया। ठीक है, मार्शल ने अपनी परिभाषा में वास्तविक शुद्ध वार्षिक आय को, तो जो भी रियल नेट एनुअल इनकम है, ठीक है, ये क्या है, रियल नेट एनुअल इनकम को राष्ट्रीय आय की संज्ञा दी है। देखिए नाम में यह स्पष्ट है, रियल भी हो, नेट भी हो और वार्षिक भी हो, तो वो क्या जाएगा, देश का राष्ट्रीय आय हो जाएगा। तो वास्तविक शुद्ध वार्षिक आय की गणना करने हेतु कुछ उत्पादन में से प्रयोग किए गए कच्चे माल और अर्धनिर्मित माल, मशीनों की घिसावट और टूट फूट को घटा दिया जाता है। ठीक है, तो नेट रियल एनुअल इनकम जो होता है आपका क्या हो जाएगा, उसमें से कुछ कच्चे माल, ठीक है, कुछ निर्मित अर्धनिर्मित माल और मशीनों की जो घिसावट और टूट फूट होती है उसके घटा दिया जाता है, तो आपका नेट रियल एनुअल इनकम मिल जाता है। ठीक है, तो आपका देखिए राष्ट्रीय आय का परिभाषा हो गया और किसी एक मनोवैज्ञानिक के अनुसार आपने परिभाषा लिख दिया, तो आपका ये क्वेश्चन कंप्लीट माना जाएगा, 2 में 2 नंबर आपको मिल जाएगा। प्रश्न नंबर 70 देखिए, राष्ट्रगीत के इस अंश को पूरा कीजिए। तो वंदे मातरम, सुजलाम सुफलाम सस्य श्यामलम वंदे मातरम सस्य, ठीक है, आपको अपने वंदे मातरम सुना होगा, राष्ट्रगीत जो हमारे देश का है, और राष्ट्रगान हमारा क्या है, आप लोग कमेंट करके बताइए। तो राष्ट्रगीत देखिए, श्री बंकिम चटर्जी ने, श्री बंकिम बस लिखा है, श्री बंकिम चंद्र चटर्जी ने संस्कृत में वंदे मातरम गीत की रचना की थी। ठीक है, इस गीत को जनगण मन की भांति ही सम्माननीय दर्जा दिया गया था। यह गति स्वतंत्रता संग्राम में जन जन का प्रेरणा स्रोत बन गया था। ठीक है, यह गीत सन 1896 में, तो जो वंदे मातरम वाला आपका राष्ट्रगीत है 1896 में, ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में सर्वप्रथम गाया गया था। तो गीत का पहला पद क्या था, इस प्रकार था, देखिए,
वंदे मातरम, सुजलाम सुफलाम मलयज शीतलाम सस्य श्यामलम मातरम, शुभ ज्योत्सना पुलकित यामिनीम, फुलकुसुमित द्रुमदल शोभिनीम, सुहासिनीम सुमधुर भाषिणीम, सुखदाम वरदाम मातरम। ठीक है, तो आपका ये वंदे मातरम राष्ट्रीय गीत बंकिम चंद्र चटर्जी ने 1896 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में सर्वप्रथम गाया गया था और ये जनगण मन की बात सम्माननीय है। ठीक है, प्रश्न नंबर देखिए नेक्स्ट क्या है 71, हमारे राष्ट्र ध्वज के ऊपर से नीचे के रंगों का क्रम क्या है। तो आपको पता है जो हमारा राष्ट्र ध्वज है ये मान लीजिए ये हमारा देखिए राष्ट्र ध्वज है ये हमारा मान लीजिए, तो ऊपर आपका क्या है, ये ऊपर आपका ये केसरिया है। ठीक है, ये आपका केसरिया हो जाएगा, ऊपर केसरिया है, बीच में वाइट है और नीचे आपका क्या है ग्रीन है, तो आपका नीचे से ग्रीन हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा पेंट करने में दिक्कत हो रहा है, तो यहाँ मान लीजिए आपका ये ग्रीन हो जाएगा और ये आपका ऊपर आपका रेड हो जाएगा और बीच में वाइट हो जाएगा और इसमें बीच में जो अशोक के चक्र होंगे आपके 24 तिल्लियाँ हो जाएंगी बीच में, आपका यहाँ पे 24 तिल्लियाँ हो जाएंगी ऐसे। ठीक है, ये आपका नेशनल फ्लैग हो जाएगा तैयार। ठीक है, तो ऊपर आपका केसरिया रंग होता है, मध्य में सफ़ेद रंग और अंत में सबसे नीचे हरा रंग होता है। प्रश्न नंबर आपका 72 है, देखिए ग्राम पंचायत के चुनाव की प्रक्रिया का वर्णन कीजिए। तो ग्राम पंचायत के चुनाव की प्रक्रिया के बारे में चलिए पढ़ते हैं। तो ग्राम पंचायत का चुनाव गांव के नागरिकों द्वारा ही मतदान के द्वारा किया जाता है। तो जो ग्रामवासी होते हैं उनके ही क्या होता है, उनके द्वारा वोट डालने से होता है। तो ग्राम पंचायत समिति के सदस्यों में से कोई एक सदस्य को बहुमत से उप प्रधान के लिए चुना जाता है। ग्राम प्रधान की अनुपस्थिति में उप प्रधान ही उसके कार्यों को करता है। ग्राम प्रधान, उप प्रधान तथा पंचायत समिति के सदस्य गांव की जनता द्वारा चुने जाते हैं। ठीक है, तो ग्राम प्रधान, उप प्रधान और पंचायत समिति के सदस्य, और यह गांव की जनता की सुख सुविधाओं के लिए कार्य करते हैं। इन्हें जनता का प्रतिनिधि कहा जाता है। यदि कोई सदस्य ठीक से कार्य नहीं करता है तो वह पंचायत समिति से क्या होता है, हटा दिया जाता है। तो इस प्रकार आपका ग्राम पंचायत के चुनाव की प्रक्रिया हो गया। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 73 है, देखिए सड़क पर यातायात के साधनों की अधिकता के कारण बताइए। तो सड़क पे बहुत ज़्यादा गाड़ी घोड़ा क्यों दिखते हैं, कि सड़कों पर आजकल भारी यातायात है। ठीक है, बहुत ज़्यादा ट्रैफिक रहता है, बहुत ज़्यादा भीड़ रहता है, बहुत ज़्यादा क्राउड रहता है। निरंतर बढ़ती जा रही जनसंख्या के कारण यातायात के साधन भी क्या हो रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं। ऑब्वियसली जब ज़्यादा लोग रहेंगे तो ज़्यादा मोटरसाइकिल, बाइक और यातायात के साधन होगा, यूज होगा। ठीक है, तो सड़कों पर बेतहाशा संख्या में वाहन होने के कारण दुर्घटनाएं भी बढ़ती जा रही हैं। ठीक है, आपको पता है गलत दिशा तथा गलत मार्ग से निकलने का प्रयास करने से भी यातायात की दुर्घटनाएं बढ़ जाती हैं। तो आपका ये भी सड़क यातायात के साधनों में अधिकता के रीजन है। प्रश्न नंबर 74 है, अपनी भारत यात्रा के दौरान मेगास्थनीज द्वारा किए गए भारत के वर्णन को बिंदुवार लिखिए। ठीक है, तो जब मेगास्थनीज भारत चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भारत आया था तो उस समय का जो भी चीज़ वर्णन किया था। ठीक है, तो अपनी भारत यात्रा के दौरान मेगास्थनीज द्वारा किए गए भारत के वर्णन को पॉइंट वाइज लिखना है। तो देखिए हम लोग लिखते हैं। तो मेगास्थनीज क्या था, यूनानी सम्राट सेल्यूकस का राजदूत बनकर चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में लगभग 9 वर्ष तक रहा। तो जो मेगास्थनीज का, जिसने इंडिका नामक पुस्तक लिखा था, तो मेगास्थनीज क्या था, यूनानी सम्राट जो सेल्यूकस थे उनका एम्बेसडर राजदूत था। और भारत में जब चंद्रगुप्त मौर्य का शासन था उस समय आया और चंद्रगुप्त मौर्य के शासन के काल में 9 वर्षों तक भारत में रहा और भारत के बारे में लिखा। उसने अपनी पुस्तक इंडिका में मौर्य साम्राज्य का महत्वपूर्ण विवरण दिया। तो मेगास्थनीज ने क्या किया, स्पेशली अपनी पुस्तक इंडिका में मौर्य साम्राज्य के बारे में लिखा। उसके द्वारा दिया गया विवरण निम्न प्रकार था। तो क्या क्या विवरण था, देखिए पहला पॉइंट है आपका, पाटलिपुत्र स्थित मौर्य राजप्रसाद उतना ही भव्य था। तो पाटलिपुत्र स्थित जो राजप्रसाद था
वो उतना ही भव्य था जितना ईरान की राजधानी में बना राजप्रासाद। ठीक है, यहाँ पर सैनिक प्रशासन 30 अधिकारियों की एक परिषद द्वारा किया जाता था। ठीक है, नगर का प्रशासन 30 सदस्यों का एक मंडल संभालता था। यहाँ दास प्रथा नहीं थी। यहाँ पर लकड़ी के भवन बनते थे, बिल्डिंग बनते थे, लकड़ी के बिल्डिंग थे। यहाँ जहाज निर्माण महत्वपूर्ण उद्योग था। ठीक है, भारतीय समाज 7 जातियों में विभाजित था। उसने यहाँ की कुछ चीज़ों का भी वर्णन किया है, जैसे इस पेड़ की जड़ें तने से उगती हैं, इसकी छाया में 400 लोग एक साथ रह सकते हैं, इसको क्या कहते हैं, बरगद कहते हैं। उसके बाद क्या लिखा था उसने, बिना मधुमक्खी के शहद मिलता है गन्ने से, यानी कि गन्ने को उसने क्या कहा कि बिना मधुमक्खी के शहद मिलता है। ऊन पेड़ों से उगती है, कपास, तो जो ऊन होता है आपको पता है कपास से क्या होता है, ऊन मिलता है। ठीक है, पक्षी जो मनुष्य के समान बोलता है, तोता। ठीक है, उसने ये भी सारी चीज़ों का बहुत मार्मिक तरीके से वर्णन किया है। नेक्स्ट प्रश्न क्या हो जाएगा आपका, देखिए 75 प्रश्न है, जिला पंचायत का गठन कब हुआ, इसके कार्य स्पष्ट कीजिए अथवा जिला पंचायत के कार्यों का उल्लेख कीजिए। ये प्रश्न 2022 में पूछा गया है। तो जिला पंचायत का गठन कब हुआ था, तो जिला पंचायत के गठन में राज्य सरकार द्वारा जिले हेतु निर्धारित एक सदस्यीय निर्वाचन क्षेत्रों के निर्वाचन प्रतिनिधि शामिल होते हैं। ठीक है, तो जिला पंचायत के गठन में क्या किया था, जो आपका राज्य सरकार है, स्टेट गवर्नमेंट है, वो जिले में एक निर्धारित एक सदस्यीय निर्वाचन क्षेत्र को क्या करा, निर्वाचित प्रतिनिधि शामिल होते हैं। इसके अलावा जिले के क्षेत्र में पूर्णतः या अंशतः स्थित राज्य विधानसभा के क्षेत्रों से निर्वाचित राज्य विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र के सदस्य भी उसके सदस्य होते हैं, यानी कि जो विधानसभा के निर्वाचित सदस्य होते हैं वो भी क्या होते हैं, जिला पंचायत के सदस्य होते हैं। यद्यपि पूर्णतः नगरीय क्षेत्र में, ठीक है, जो टोटली क्या है, नगरीय क्षेत्र है, स्थित राज्य विधानसभा के सदस्य जिला पंचायत के सदस्य नहीं हो सकते। ठीक है, तो आपका राज्य विधानसभा के सदस्य अपने स्थल पर विधिवत निर्धारित योग्यता वाले अपने प्रतिनिधि को पंचायत की सदस्यता हेतु अधिकृत कर सकते हैं। जिले में स्थित सब जनपद पंचायतों के अध्यक्ष भी जिला पंचायत के सदस्य होते हैं। तो जिले में स्थित जो भी जनपद के पंचायत के अध्यक्ष हैं वो भी क्या होते हैं, जिला पंचायत के सदस्य होते हैं। परंतु इस व्यवस्था के अंतर्गत सदस्य बना जिला पंचायत का सदस्य नहीं हो सकता है। जिला पंचायत के कार्य क्या होते हैं, तो जिला पंचायत के कार्य देखिए, तो जिला पंचायत के प्रमुख कार्य निम्नलिखित हैं। जिले के आर्थिक विकास व सामाजिक न्याय के लिए वार्षिक योजनाएं तैयार करना और पंचायत की ऐसी योजनाओं का समन्वय करना। केंद्र या राज्य सरकारों द्वारा स्वयं की तैयार परियोजनाओं के संबंध में वार्षिक योजनाएं तैयार करना। तीसरा कार्य क्या हो जाएगा जिला पंचायत का, जनपद पंचायतों एवं ग्राम पंचायतों के क्रियाकलापों का समन्वय, प्रायोजित व मूल्यांकन करते हुए उसका मार्गदर्शन करना। चौथा क्या हो जाएगा, अपने क्षेत्र की जनपद पंचायत द्वारा तैयार योजनाओं का पर्यवेक्षण, समन्वय एवं समय सुनिश्चित करना। ठीक है, चौथा क्या जाएगा, अपने क्षेत्र की जनपद पंचायतों द्वारा तैयार योजनाओं का पर्यवेक्षण, समन्वय एवं समय सुनिश्चित करना। पांचवा आपका जनपद पंचायतों से किन्हीं विशेष परियोजनाओं के लिए प्राप्त अनुदान प्रस्तावों को समन्वित करके राज्य सरकार को भेजना। छठा क्या हो जाएगा, किन्हीं 2 अथवा अधिक जनपद पंचायतों की साझे की व परियोजनाओं का निष्पादन करना। तो आपके जिला पंचायत का गठन और जिला पंचायत का कार्य हो गया। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न नंबर 76 है, देखिए 76 क्या हो जाएगा आपका, ग्रामीण एवं नगरीय जीवन शैली की अवधारणा लिखिए। तो ग्रामीण, ठीक है, रूरल और नगरीय यानी कि अर्बन 2018 में पूछा गया था ये। देखिए, तो ग्रामीण और नगरीय जो जीवन शैली होती है उसके बारे में लिखना है। तो ग्रामीण जीवन तथा नगरीय जीवन शैली में अंतर है। ग्रामों में अधिकांश लोग खेती बाड़ी करते हैं, अन्न तथा रुई, सरसों और महत्वपूर्ण फसलें उगाते हैं। गांव के लोग, अधिकांश लोग क्या हैं, किसान हैं। गांव में सब्जियां भी उगाई जाती हैं। शहरों में अधिकांश लोग नौकरी करते हैं। हर वस्तु खरीदकर प्रयोग में लाई जाती है।
नगरों में हमें कई प्रकार की सुविधाएं मिल जाती हैं। शहरों में हर चीज़ के लिए लाइन लगी रहती है, जैसे राशन, बच्चों के स्कूल में प्रवेश के लिए, बस और रेल के लिए, नौकरी के लिए। मकानों की कमी भी शहरों में बनी रहती है। गंदगी भी शहरों में अधिक है क्योंकि ज़्यादा जनसंख्या घनत्व है। गंदगी में रहने के कारण लोगों का स्वास्थ्य भी क्या होता है, शहरों में खराब होता है। आबादी बढ़ने के कारण क्या होता है, शहरों में कूड़ा कचरा भी क्या होता है, अधिक निकलता है। ठीक है, तो इस प्रकार हम लोगों ने प्रश्न नंबर 76 तक पढ़ लिया। आगे के प्रश्न को हम लोग सामाजिक अध्ययन में नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। तो चलिए जल्दी से इस वीडियो को शेयर डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर वाले स्टूडेंट प्रशिक्षुओं के साथ शेयर कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना और टेलीग्राम से जुड़ना ना भूलें। जय हिंद।